देखिए, आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है उसके आगे अब आपको आइसोमेरिज़म और कुछ चीज़ों के बारे में जानना है जिनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आइसोमेरिज़म के बारे में अगर बात करें तो आइसोमेरिज़म आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका 9th में 10th में आपको आइसोमेरिज़म के बारे में बताया जाता है। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड होंगी, उनके बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। जैसे देखिए, आइसोमेरिज़म जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स, ठीक है, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, तो हम उनको क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। हम उनको आइसोमर्स कहते हैं। जैसे अगर आपका हम एग्जांपल लें तो ये देखिए C4H10 है, ठीक है। जैसे आपका C4H10 है, यानी आपका ब्यूटेन है। अब ये जो ब्यूटेन है इसका CH3 CH2 CH2 CH3 ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है और ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। ये आपका N ब्यूटेन हो जाएगा और ये आपका 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, है ना, 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ये N ब्यूटेन, ये 2 मेथिल प्रोपेन। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हो गए, तो ये आपके आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स देते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, उस फिनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। जिस भी घटना के वजह से जब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला वाले कंपाउंड्स का जनरेशन करता है, उस फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए, हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बात करें तो जो भी आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, मतलब वो आइसोमर्स जिन आइसोमर्स का स्ट्रक्चर अलग अलग हो। जैसे ये आपका एक, अगर हम बात करें तो आइसोमेरिज्म में मैंने इसका एग्जांपल दिया। ये एक्चुअली अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का एग्जांपल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का एग्जांपल है। जैसे देख लीजिए, ये आपका एक नॉर्मल कंपाउंड है, इसका आपका क्या है, ये N ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन। ये देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है। इसके भी कई टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, आपने 11th में इसके बारे में पढ़ा होगा। देखिए, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, ये 5 टाइप का होता है। आपको एक्चुअली जानना है दूसरे वाले टाइप स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, यहाँ पे हमको डिस्कशन करना है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम स्टीरियोमर्स किसको कहते हैं, ठीक है। जब एक ही कंपाउंड हो, ठीक है, एक कंपाउंड हो और उस पर मान लीजिए कि ये एक कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन पे देखिए स्टीरियो आइसोमर्स का असल में जनरेशन ऐसे होता है कि जब एक किसी फिक्स्ड एटम के चारों तरफ, ठीक है, स्पेस में अगर जो मॉलिक्यूल्स उससे जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग स्पीसीज़ उससे जुड़े हुए हैं, अगर उनका पोजीशन बदल जाता है तो वहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जनरेशन होता है। जैसे देखिए, इस कार्बन के साथ C2H5 CH3 OH और H जुड़े हुए हैं, ये 4 इस ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए वही थोड़ा सा ऑर्डर, यहाँ पे H ये चला जा रहा है, H फिर OH यहाँ पे आ जा रहा है। देखिए अब ये जो आपका प्रोजेक्शन होता है, ये आपको पता है कि ये स्पेस में हम ये 2D में लिख रहे हैं, लेकिन ये 3D में होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है ना, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। तो उसी 3D पोजीशनिंग में अगर आपका जो पोजीशन होता है किसी दो स्पेसीज़ का, एक ही एटम पे मौजूद किसी दो स्पेसीज़ का स्पेस में जो पोजीशन होता है, अगर वो चेंज होता है तब आपका जनरेशन होता है स्टीरियो आइसोमर्स का, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स का जनरेशन होता है और इस घटना को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स,
सिर्फ वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनमें स्पेस में मतलब कि एक कार्बन या फिर एक एटम के चारों तरफ स्पेस में कहाँ पर पोजीशनिंग है इससे मतलब नहीं होता है। लेकिन जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इसमें एक एटम के चारों तरफ स्पेस में क्या पोजीशनिंग है अलग अलग स्पीसीज़ का, इससे मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए इस कार्बन के चारों तरफ अगर हम बात करें तो OH और H जहाँ पे होंगे वहाँ उनका पोजीशन देखिए यहाँ पे बदल चुका है। तो ये दोनों देखिए पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर में देखिए बस थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि स्पेस में OH और H का पोजीशन अलग अलग है। मान लीजिए कि ये टॉप पोजीशन पे है यहाँ पे और ये नीचे वाले पोजीशन पे है, बट यहाँ पे ये नीचे वाले पोजीशन पे आ गया है, ये टॉप पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखिए जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है ऑप्टिकल और एक होता है ज्योमेट्रिकल। आपको ऑप्टिकल के बारे में यहाँ पे समझना है, असल में हमको ऑप्टिकल के बारे में समझना है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में समझने से पहले हम एक और एग्जांपल पे जाते हैं जिनको हम मतलब कुछ चीज़ें हम उसके बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जो लाइट होता है, लाइट आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना। लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसी वजह से सन से अर्थ तक लाइट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लाइट आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उससे जुड़े हुए होते हैं, है ना। जो अब मान लीजिए कि ये लाइट है तो इससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जुड़े हुए हैं, तो ये इसके चारों तरफ वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना। आपके इसके चारों तरफ वाइब्रेट करते रहते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो वाइब्रेशन होता है ये स्पेस में, अब मान लीजिए कि ये आपका फील्ड है तो इसके चारों तरफ होता है। ठीक है, मतलब हर प्लेन में होगा इसके चारों तरफ, या अगर आपका ये पाथ है तो इसके चारों तरफ मौजूद हर वो प्लेन जो पॉसिबल हो सकता है, उस सारे प्लेन में आपका उनका ये वाइब्रेशन होता रहता है। ठीक है, हर प्लेन में वाइब्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये है, अगर ये ऑर्डिनरी लाइट है तो देखिए इस प्लेन में भी वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें भी वाइब्रेशन होगा, इसमें भी वाइब्रेशन होगा, इसमें भी वाइब्रेशन होगा। ठीक है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो हर प्लेन में वाइब्रेट करते रहते हैं 3D में। इसके चारों तरफ जहाँ भी जो भी प्लेन पॉसिबल होगा सब जगह वाइब्रेट करते रहेंगे। ये ऑर्डिनरी लाइट होता है। इसी ऑर्डिनरी लाइट को एक तरह का प्रिज्म होता है जिसको हम निकोल प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, निकोल प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो इसके चारों तरफ जो भी वाइब्रेशन होता रहता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, सबको हटा सबको ये निकोल प्रिज्म हटा देता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में उसको बाकी रखता है। देखिए ये जो सभी वाइब्रेशंस थे इन सभी को उसने काट कर हटा दिया, सिर्फ एक वाइब्रेशन बाकी रह गया। ठीक है, सिर्फ एक ही प्लेन में। अब इस ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से जब गुजर कर बाहर आएगा तो उसके साथ जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जुड़े होंगे वो सिर्फ एक ही फील्ड में, एक ही प्लेन में क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, बाकी 3D में कहीं भी वाइब्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जिस लाइट में जो उसके वेव्स होते हैं उनका वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होता है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाते हैं। ठीक है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जनरेशन कैसे होता है, जब ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें लाइट के चारों तरफ मौजूद जो वेव्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जानना है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से गुजारते हैं, ठीक है, उसको पास कराते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो दो काम कर सकता है। एक तो इसके प्लेन को रोटेट करे, या तो लेफ़्ट या राइट। ठीक है, या लेफ़्ट में रोटेट करे या राइट में रोटेट करे, या ये जैसे है इसको वैसे ही जाने दे।
इन दोनों कामों में से एक काम करेगा। जब भी हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से गुजारते हैं तो वो दो काम में से एक काम करता है। पहला, या तो इसके जो प्लेन है, इसका जो वाइब्रेशन का प्लेन है उसको लेफ़्ट में रोटेट करे या राइट में रोटेट करे, किसी एक साइड रोटेट कर दे या फिर उसको वैसे ही जाने दे, ठीक है।